रुनाल साहब, बात करेंगे हम जिस तरह से इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के लिए जो है करोड़ों रुपया जो है खर्चा गया। वहीं अगर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट के ही एक विलेज सोजमतना खवड़ा की बात करें, वहाँ पे पिछले 1.5 महीने से लगभग जो है लोग बिजली से महरूम हैं। मेरी एक जेई के साथ बात हुई, एडब्ल्यू के साथ बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जेई के साथ बात हुई, उनका कहना था कि हमने जो ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका था उसको रिपेयरिंग के लिए बानिहाल लिया और वहाँ से फंडिंग की कमी की वजह से जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ है। अभी जब फंड आएगा वो रिपेयर होगा, उसके बाद जो है वहाँ के लोगों को बिजली देखने को मिलेगी। तो ये अभी भी हम 2021 चल रहा है और अभी भी लोग महरूम हैं इन बुनियादी सहूलियातों से। नहीं, ऐसा तो दौरा किया डिस्ट्रिक्ट रामबन का। उखराल एरिया में एक पीएससी सेंटर बना हुआ है, शायद आपको भी कुछ मालूमात हो उसकी। 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से वो बिल्डिंग बनाई गई है और 3-4 साल से उसका काम जो है वो लगातार जारी है। अभी हैंड ओवर करने का जो उसका लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। वो हमने वहाँ पे स्टोरी की, उस स्टोरी में हमने पाया, तस्वीरों में देखा, लोगों ने भी देखा, उसकी दीवारों में क्रैक्स पड़े हुए हैं, उसकी बुनियाद में क्रैक्स पड़े हुए हैं, 4 दीवारी बाउंड्री लाइन कहीं पे नहीं है। पिलर जिस हिसाब की वो जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें पिलर का होना बड़ा ज़रूरी है, पिलर का उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। जो मटीरियल उसमें लगाया गया है वो उस क्वालिटी का नहीं है जो उसको मजबूती दे सकती थी बिल्डिंग को। तो उस बिल्डिंग पे किस तरह से आवाम भरोसा करे कि हम उस बिल्डिंग के अंदर जाएं और अपना इलाज करवाएं, और वो कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से उनको जो है वो पैसा रिलीज जो है वो गवर्नमेंट करेगी। और किस आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद रुनियाल साहब, जो कि डीडीसी उखराल ए से हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। शुक्रिया सर। सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया की टीम की तरफ से आपको मुबारक है, आप वहाँ से लोगों के नुमाइंदा बन के आए हैं। थैंक यू। तो सर, क्या कुछ तब्दीलियाँ जो हैं अब दिख रही हैं आपको ग्राउंड लेवल पे? अब सब नतीजे जो हैं सामने आ चुके हैं। पहले तो मैं अपनी पूरी आवाम को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जिन्होंने, मैं ज़्यादा प्रेजेंस भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रही इस दौरान, लेकिन कंपेनिंग भी नहीं हुई, तो मुझे बगैर कंपेनिंग के, बल्कि बहुत ही थोड़ी नेग्लिजिबल कंपेनिंग के बाद उन्होंने मुझे भारी अक्सरियत से मुझे चुना। उसके लिए मैं अपने आवाम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो रहा सवाल कि इस डीडीसी की गठन अभी हुआ, हमने हलफ उठाया है, तो तब्दीली क्या होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं नज़र आ रही है। अभी हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूट होनी है, हमारा हलफ हो गया, लेकिन इसके बाद इसकी चेयरमैनशिप, चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन जो है कॉन्स्टिट्यूट होंगे। इससे पहले जो है कि इसमें यह होगा कि क्या ये रिजर्वेशन में आती है, वुमेन रिजर्वेशन में, यानी तो पूरी स्टेट के लिए एक रिजर्वेशन लिस्ट आएगी। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि फर्दर क्या होगा। जी, तो सर, जिस तरह से कांग्रेस और एनसी का एक अलायंस हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही, तो कैसे देखते हैं उसको? ठीक है, अलायंस, ये तो जमहूरियत है, उन्होंने अलायंस किया तो बड़ी अच्छी बात की। हर किसी को हक है कि अपने लिए एग्जर्ट करना। मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट है वो नंबर में, जो दिखते हैं इतना है नहीं, लेकिन बहरहाल मैं उस चक्कर में नहीं जाता। मेरा तो ये रहा, मैं तो जब मैं शुरू में आया था तो मैंने एक यही रिक्वेस्ट की थी कि हम मिलजुल के बनाएंगे और हमारा जो एक्सपर्टाइज होगा या जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को भी अगर वो काम लेना चाहते हो तो कर सकते थे। बट ये इलेक्टोरल, ये तो एक विशफुल थिंकिंग होगी। लेकिन फिर भी एज काउंसलर मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा अपना इत्तेहाद है। हम 3 लोग हैं, चौथी का हमें सपोर्ट है, चौथे कैंडिडेट का, जिसके लिए उन्होंने हमसे बाज़ाब्ता, और इसके एनसी की लीडरशिप जो है वो जानती है इस चीज़ को, और उन्होंने भी उस वक़्त उनको कहा है कि आप इनका सपोर्ट इलेक्शन पहले ही प्रीपोल सपोर्ट लो और उसके बाद इनके कहने पे आपने वोट देना है उनको। वो तो उनकी लीडरशिप भी जानती है। हम उनकी ईमानदारी को अभी परखना चाहते हैं कि क्या होगा। रहा सवाल ये कि ये क्या होता है, इसकी क्या सिचुएशन बनती है, कौन चेयरमैन आता है, कौन वाइस चेयरमैन आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तजर्बा पहली बार हो रहा है और इसमें जो है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस अदारे को एक्टिवेट करने के लिए, फ़ाल बनाना। अगर इसको है कि एक नॉर्मल एक्सरसाइज करें और इसको हम ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ही तक ही महदूद रखें, तो फिर एक मतलब एक नाम निहाद हेड तो बन जाएंगे, लेकिन उस नाम नेहाद हेड होने के साथ साथ वो मकसद नहीं, जो इसका बेसिक स्पिरिट है, वो शायद हल नहीं होगा, वो मकसद हल नहीं होगा।
तो सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक सीट की कमी रहेगी, तो क्या आपके साथ अगर कोई बातचीत होती है तो क्या आप उस अलायंस का हिस्सा बनना चाहेंगे? किस अलायंस का? कांग्रेस और देखिए, ना हमारे साथ, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ अलायंसेस वगैरह में, मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन असूल की बुनियाद पे अगर कोई हमें इसका हिस्सा बनाए तो हम जाने को तैयार हैं, असूल की बुनियाद पर। और सबसे बड़ा असूल यह है कि सबसे ज़्यादा तजर्बाकार मैं हूँ और मैं किसी के अंडर काम नहीं करता। अगर ये वाकई वुमेन रिजर्वेशन हो जाती है तो फिर तो हमारा कोई बनता नहीं है इसमें हक एज चेयरमैन। लेकिन अगर ये वुमेन रिजर्वेशन नहीं होती है तो उस सूरत में उनको चाहिए मुझे ये सपोर्ट करना। जी, तो सर ये जब अब रिज़ल्ट भी आ चुके हैं लोगों के सामने, तो अब ग्राउंड रियलिटी जो है वहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की, तो जिस तरह के दावे किए गए वहाँ की डेवलपमेंट के, तो ग्राउंड रियलिटी कुछ उससे उलट है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि डेवलपमेंट से अभी कोसों दूर है डिस्ट्रिक्ट रामबन। तो किस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल डिस्ट्रिक्ट हमारा रामबन का है, जहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरती है, रेलवे का काम भी चल रहा है। इन हालात में जो हमारी जो सड़क है, मेन जो लाइफलाइन है बिटवीन रामबन एंड अदर पेरिफेरल एरियाज़, वो लाइफलाइन डिस्टर्ब रहती है। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जाने वाले लोगों को जो है ये मुश्किलात पेश आती हैं, बल्कि हमारे जो वहाँ के रहने वाले उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमारे सबसे बड़ा फोकस यही रहना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और हमारी यूटी गवर्नमेंट का भी, कि नेशनल हाईवे को किसी तरीके से उसके छोटे छोटे टनल बना के या जैसे भी टेक्निकली पॉसिबल हो इसको एक थ्रू करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूरी जम्मू और कश्मीर की लाइफलाइन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें मुश्किलात आती हैं और हमारा एंटायर जो डेवलपमेंट का जो एक प्रोफाइल है, जो डेवलपमेंट की एक तस्वीर है, वो इसी नेशनल हाईवे की वजह से ख़राब हो जाती है। बाकी इंटीरियर एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पेरिफेरल एरियाज़ में अभी बहुत सी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, इवन बिजली का निज़ाम है, बाकी चीज़ें हैं, और इवन पानी जो है वो भी फरसुदा पुराना निज़ाम हो रहा है, उसको भी रिनोवेट करने की ज़रूरत है, स्कीमों को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क है इस काउंसिल के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करे तो। साहब, अब बात करें हम अगर करप्शन की, तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में करप्शन कहीं ना कहीं पीक पे देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने रामबन का दौरा किया, डिस्ट्रिक्ट रामबन का। उखराल एरिया में एक पीएससी सेंटर बना हुआ है, शायद आपको भी कुछ मालूमात हो उसकी। 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत में वो बिल्डिंग बनाई गई है और 3-4 साल से उसका काम जो है वो लगातार जारी है। अभी हैंड ओवर करने का जो उसका लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। वो हमने वहाँ पे स्टोरी की, उस स्टोरी में हमने पाया, तस्वीरों में देखा, लोगों ने भी देखा, उसकी दीवारों में क्रैक्स पड़े हुए हैं, उसकी बुनियाद में क्रैक्स पड़े हुए हैं, 4 दीवारी बाउंड्री लाइन कहीं पे नहीं है। पिलर, जिस हिसाब की वो जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें पिलर का होना बड़ा ज़रूरी है, पिलर का उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। जो मटीरियल उसमें लगाया गया है वो उस क्वालिटी का नहीं है जो उसको मजबूती दे सकती थी बिल्डिंग को। तो उस बिल्डिंग पे किस तरह से आवाम भरोसा करे कि हम उस बिल्डिंग के अंदर जाएं और अपना इलाज करवाएं, और वो कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से उनको जो है वो पैसा रिलीज जो है वो गवर्नमेंट करेगी, और किस तरह से मिली भगत से जो ये सारे काम चल रहे हैं वहाँ पे। नहीं, जहाँ तक इन चीज़ों का सवाल है, देखिए मुझे ऑफ हैंड इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑफ हैंड में कुछ बोल नहीं सकता। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी जो शायद हाउसिंग बोर्ड का, जहाँ तक मुझे ताल्लुक है, हाउसिंग बोर्ड इसको बना रहा है, तो इसके लिए तो एक प्रॉपर तरीका होगा उनका जो भी कुछ है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन चूँकि आपने मेरी नोटिस में लाया, मैं भी इस मामले में देखूँगा कि क्या होता है। जो भी करेक्टिव मेजर्स इसमें से लेने होंगे तो हम कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट को कह के कि इसके करेक्टिव मेजर्स लें। अगर किसी जगह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कोई ऐसा मसला है तो वो चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं बिफोर हैंडिंग ओवर। तो मुझे, लेकिन इस चीज़ का मुझे इतना इल्म नहीं है। तो रुन्ना साहब, इतना तो मानते हैं ना कि करप्शन है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन में? अब मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्या है। ऐसी चीज़ों के लिए स्वीपिंग चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। लेकिन एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा कंसर्न रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना है।
हमें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिव हो तो काफ़ी कुछ जो है लोगों को सहूलियात हो जाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हो गए हैं, कोविड है, नेशनल हाईवे है, बाकी मामलात हैं। तो जहाँ तक मुझे डिप्टी कमिश्नर को मैं जानता हूँ तो वो काफ़ी अच्छे ऑनेस्ट ऑफिसर रहे हैं, उनकी एक अपनी रेपुटेशन है जो हेड है। तो बाकी जगह में मुझे लगता है अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो मेरी नोटिस में आएगा तो मैं डिप्टी कमिश्नर की साहब की नोटिस में लाऊंगा। ऐसा कोई मसला मुझे मतलब कोई जनरल लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन जो हकीकत कुछ और होती है और उस चीज़ के लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है। रुनियाल साहब, बात करेंगे हम जिस तरह से इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के लिए जो है करोड़ों रुपया जो है खर्चा गया। वहीं अगर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट के ही एक विलेज सोजमतना खवड़ा की बात करें, वहाँ पे पिछले 1.5 महीने से लगभग जो है लोग बिजली से महरूम हैं। मेरी एक जेई के साथ बात हुई, AEE के साथ बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जेई के साथ बात हुई, उनका कहना था कि हमने जो ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका था उसको रिपेयरिंग के लिए बानिहाल लिया और वहाँ से फंडिंग की कमी की वजह से जो है वो वहीं पे पड़ा हुआ है। अभी जब फंड आएगा वो रिपेयर होगा, उसके बाद जो है वहाँ के लोगों को बिजली देखने को मिलेगी। तो ये अभी भी हम 2021 चल रहा है और अभी भी लोग महरूम हैं इन बुनियादी सहूलियातों से। नहीं, ऐसा तो है वाकई, उसके लिए मैंने भी बात की हुई है। फंडिंग जो है, रिपेयर में इतनी फंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, उनका अपना रिपेयर करने का साधन है। तो मैं देखता हूँ कि किस लेवल पर कहाँ इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है लैक्सिटी है उनकी तरफ से लापरवाही है जो भी मुतलका लोग हैं। तो मैं इसके लिए बात करूंगा, आपने मेरे नोटिस में लाए, मैं अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से इसमें बात करके कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को मिल जाए। रुनियाल साहब, जिस तरह से आपने डीसी ऑफिस की बात की या डीसी साहब की बात की, तो जब भी हम डीसी रामबन की ओर रुख करते हैं और डीसी ऑफिस के अंदर जाने की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सबको पता है एक मिनी सेक्रेटरीट के रूप में वो अभी रन कर रहा है। जिस तरह से सारे ऑफिसेज आपको वहीं पे मिलेंगे, उसी गेट के अंदर सब, 4 दीवारी बाउंड्री लाइन के अंदर सब मिलेंगे। वहाँ पर बाहर एक वो लगाया जाता है, कोविड टेस्ट करवाए जाते हैं, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में उस तरह का कहीं पर भी नहीं देखा जाता है। खासकर जम्मू कश्मीर में किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में जाओ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हैंड सैनिटाइजर रखा जाएगा, मास्क वगैरह लगवाया जाएगा, वो अलग इशू है, लेकिन इस तरह से पहले आप टेस्ट करवाएंगे। अगर किसी को कोई काम है, छोटे से छोटा काम है, उसका पूरा दिन वहीं पे निकल जाता है। ऊपर से नेशनल हाईवे की ये हालत है, दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी परेशानियां लोगों को होती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। टेस्ट वगैरह जो SOPs बाकी डिस्ट्रिक्ट में फॉलो की जाती है, सेम SOPs वहाँ भी फॉलो होनी चाहिए। कोई नई चीज़ जो है मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए सिंगल आउट करके एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जो है एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिस हैं। लोगों को प्रॉब्लम आती होगी तो, लेकिन ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है SOPs हैं तो वो उनको फॉलो करनी चाहिए, लाइक मास्क, सैनिटाइजर्स, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, इवन अंदर दफ्तरों में जाके वो फॉलो होना चाहिए। लेकिन हर जगह ये टेस्ट जो है, ये जो रैपिड टेस्ट, मुझे लगता है क्या, हालांकि रैपिड टेस्ट की इतनी ये जो रिलायबिलिटी भी नहीं है, रैपिड टेस्ट जो है इतना रिलायबल नहीं है जितना नॉर्मल फॉर्मल टेस्ट है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, तो रुनियाल साहब, जिस तरह से हम बात करें अभी मौसम के लिहाज से, अगर हम बात करें जिस तरह बर्फबारी हो रही है, रास्ते बंद हैं, तो लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। राशन की दिक्कत आ रही है या हॉस्पिटल जाना है, आना है कुछ, तो उस तरह की समस्या आ रही है, तो क्या आप मांग करना चाहेंगे आप? देखिए, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट की, जैसा मैंने पहले कहा, सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी नेशनल हाईवे है। और नेशनल हाईवे जो है पिछले 3-4-5 साल से जब से कंपनीज़ ने इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने प्रॉपर ये जो टेक्निकल कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी बेस पे उन्होंने पूरा एरिया नीचे आ गया है। और वैसे भी बड़ी लूज सॉइल है, स्ट्राटा वहाँ का इतना स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए जो है पहले ही उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाए कि ये इसकी जो पूरी इकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो गया है वहाँ का, वो जो सिस्टम डिस्टर्ब नहीं करना था। मैंने सुना है कि अब शायद उन्होंने छोटे छोटे ये टनल्स वगैरह रखे हैं, और अगर टनल्स हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो एक परमानेंट न्यूसेंस बन जाएंगे, जो स्लाइड्स वगैरह का, वो काफ़ी हद तक ये अवॉइड होगा। लेकिन इसमें भी अभी हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा अभी इंतज़ार हमारा है। इसमें 3-4-5 साल के अंदर अंदर अगर ये लोग कर पाएँ तो मेरे ख्याल में लोगों की बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। इस नेशनल हाईवे की वजह से हमारा पूरा जो है इंटायर जो गैमेट ऑफ
डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन जो इन पेरिफेरल एरियाज़ हैं वो डिस्टर्ब रहता है इसकी वजह से। रुनियाल साहब, एक चीज़ लास्ट पे आपसे जानना चाहूँगा, लोगों ने आप पे विश्वास जताया, लोगों ने आपको चुन के भेजा, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे पर्सनली? देखिए, पहले तो अभी इसका अगर ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, इसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन जाते हैं और उसके बाद कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ बन जाती हैं और उसके लिए एक प्रॉपर फंडिंग अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो जाए या हमारे स्टेट यूटी से फंडिंग हो जाए, तो फंडिंग की सूरत में हम देखेंगे कि इसमें हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हर काउंसलर को अपना हिस्सा मिलेगा और उसके बाद भी प्रायोरिटीज़ फिक्स होंगी कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को माइंड में रख के मेरे ख्याल में, क्योंकि ये एंटायरली फोकस्ड होगी ऑन डेवलपमेंट, इसमें पॉलिटिकल या दूसरा एंगल नहीं होगा, तो एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग करें। जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, शायद हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिज़र्व हो जाए वुमेन के लिए, या अगर ना भी हो तो ये जो नंबर वगैरह की गेम है तो मैं इस चक्कर में इतना जाना नहीं चाहता। मुझे लोगों ने दिया है, अपने लोगों ने मैंडेट, तो इस मैंडेट का हक अदा करने के लिए मैं एज काउंसलर भी काफ़ी हूँ। मैं समझता हूँ कि सिस्टम में रह के कोई आपका हक नहीं खा सकता और ना हम किसी को अपना हक खाने देंगे, या किसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो है सोचे कि हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनकर जो है हम सिर्फ एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट करेंगे और सिर्फ अपने एरिया से अपनी कंस्टिट्यूंसी तक महदूद रखेंगे, वो हम होने नहीं देंगे। चूँकि एक प्रॉपर एक प्रोसीजर इसमें फॉलो होता है, एक प्रॉपर रणनीति फॉलो होती है और एक प्रोसीजर के तहत हमें आगे चलना होता है। तो ये कोई ये समझे कि मैं इसमें आकर तो मैं मुख्तार कुल हो जाऊंगा, वो ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरी पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बल्कि उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की भी ख्याल रखूंगा जो अनरिप्रेजेंटेड या अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, या जहाँ पे लोगों को इतना इल्म नहीं है, या हमारे जो काउंसलर्स हैं, मैं उनकी मदद करूँगा, उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं एज काउंसलर मैं उनको गाइड करने की कोशिश करूँगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन। रहा सवाल चेयरमैन बनने का, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि मैं अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ मायूसी जैसी होती है हम लोगों का, जो देख के लोग इसको शायद एक एमएलए या एक गवर्नमेंट सतह का एक सिस्टम मान के चलते हैं कि एक जो होगा इतने लोग होंगे जमा, फिर ये होगा। एक एमएलए का काम और डीडीसी काउंसलर का काम थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एमएलएज को पॉलिसी मेकिंग में लेना होता है, लॉ मेकिंग में हिस्सा लेना होता है, ओवरऑल गवर्नमेंट के एक मैक्रो प्लानिंग में उसकी से होती है। बट यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारा जो भी कुछ महदूद रहेगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग में मैं समझता हूँ कि काउंसलर अगर चाहे तो वो अपने इलाके के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छी तरीके से मेहनत से काम करके इसको डेवलपमेंट में एक अपना योगदान दे सकता है। तो सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? मेरी जनता से ये मैसेज ये है कि मैं अपने पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट को अमूमन और अपनी बानहाल असेंबली सेगमेंट जो है उन लोगों को खसूसन मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि मैं एज काउंसलर मौजूद रहूँगा। अगर अल्लाह ने चाहा मैं हर जगह के जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी को ठीक तरीके से उसका हिस्सा मिले, और कहीं भी अगर कोई खयानत करने की कोशिश की जाए किसी लेवल पर, तो मैं इस खयानत के लिए आवाज़ उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उन लोगों के साथ किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो। और मैं ये भी मदद करूंगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारी, इसको किस तरीके से फाल बनाया जाए, इसको किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए, ताकि जो है लोग इस सिस्टम को याद रखें, आगे इस सिस्टम से मायूस ना हों। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ बशीर अहमद रुनियाल साहब, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमारे साथ चर्चा की और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं और फाज़ा मडायन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।